नमस्ते छात्रों। कल हमने कक्षा 12वीं का एक चैप्टर शुरू किया था, जीवों में जनन। आशा करता हूँ कि मैंने जो पहली वीडियो आपके लिए बनाई थी वो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी, और उसमें कोई कमी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक बार पुनः प्रकाश डालते हैं पिछले पढ़ाए हुए पर, फिर आगे हम पढ़ाई करते हैं। पुराना याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जीवन अवधि से, तो एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है। तो किसी जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम उसके जीवन काल या उसकी जीवन अवधि कहते हैं। जैसे मान लो किसी का जन्म 2000 में हुआ, उसकी मृत्यु 2050 में होती है, तो उसकी जीवन अवधि 50 वर्ष मानी जाएगी। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन जो होता है वो सभी जीवधारियों का एक विशेष लक्षण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हम अपनी संतान की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने आप को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए हमें जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वो प्रजनन कहलाता है। ठीक है, कुछ जीवों का जीवन काल हमने पढ़ा था यहाँ पर, जैसे हाथी का, कुलाओं का, कुत्ते का, तितली का। प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? तो प्रजनन की आवश्यकता हमें पड़ी अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैव विकास को आगे बढ़ाने के लिए, पारिस्थितिकी साम्य बनाए रखने के लिए, खाद्य श्रृंखला मतलब चेन रिएक्शन को पूरा सही तरीके से चलाने के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि प्रजनन के प्रकार। तो हमने पढ़ा था जीवों में प्रजनन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए केवल और केवल एक ही जनक की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार के जनक जो होंगे और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाएगी वो हूबहू अपने जनक से, जन्म देने वाले से बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी होगी। इसलिए ऐसे जनकों को हम क्लोन कहेंगे। क्यों क्लोन कहेंगे? क्योंकि ये संतति जो होंगी वो मुख्य रूप से तो हम कह सकते हैं क्योंकि उनके जनक जो होते हैं वो संततियों के बीच में लक्षणों में आनुवंशिक रूप से इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अमीबा पैरामीशियम में आज हमने उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था विखंडन या विभाजन। तो कोशिका विभाजन ही सभी प्रकार के अलैंगिक जन्म का आधार होता है। तो हमने देखा था कि ये 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली जो विधि है, देखिए अब वो सबसे पहला है द्विविभाजन या द्विखंडन। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, द्विविभाजन मतलब 2 टुकड़ों में बंटना, द्विखंडन मतलब 2 खंडों में टूटना। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, द्विविभाजन या द्विखंडन का मतलब है कि जो जनक जो होगा वो 2 बराबर की संततियों में या कोशिकाओं में बट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ऐसे जीवों के बारे में यही कहा जाता है कि अगर दुर्घटनावश इनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी तो ऐसे जीव अमर भी माने जाते हैं, जैसे अमीबा। अगर ये खुद की कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखते हो कि इंसान कुछ समय बाद वो कोई दुर्घटना नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी एक उसकी निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के बाद वो मृत्यु उसकी हो जाती है। लेकिन ये क्या है कि अमर प्राणी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी स्वयं से मृत्यु नहीं होती है, ये किसी दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु उनकी होती है। विभाजन के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें विभाजन कई प्रकार का होता है। एक अनियमित विभाजन होता है, जो खंडन होता है, जो अमीबा में होता है। एक अनुप्रस्थ जो होता है पैरामीशियम में। एक अनुदैर्घ्य विखंडन जो होता है वो बिल्कुल इसमें घबराने की, समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये बस आपको उदाहरण याद रखने हैं और कुछ नहीं है। इनमें उदाहरण पूछे जाएंगे। जो विभाजन के उदाहरण ये बताइए, 1 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर देखिए बहुखंडन, ये इसी की एक और विधि है, बहुखंडन। इसमें क्या है, द्विविभाजन में क्या है, और फिर अब देखिए बहुविखंडन में क्या है। जैसा नाम है बहुखंडन वैसा ही काम है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक जनक कोशिका जो होगी वो केंद्र के अनेक विभाजनों के कारण अनेक संततियों को उत्पन्न करेगी। जैसे कि इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें जो संतति कोशिका बन रही थी वो 2 भागों में टूट रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगी। तो इसको क्या कहेंगे, बहुविखंडन। जैसे मलेरिया परजीवी है, उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। मानव स्वास्थ्य और रोग जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रोगों के बारे में, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ देख लेते हैं।
कि मलेरिया जो होता है वो एक परजीवी के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, इसका नाम प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, ये सब बहुविखंडन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा द्विविभाजन और बहुविखंडन किसके विभाजन के दो प्रकार हैं। ये द्विविभाजन इसमें दो खंडों में टूटता है, ये बहुविखंडन इसमें दो से अधिक खंडों में टूटता है। अब देखिए मुकुलन, मुकुलन क्या होता है, इस प्रकार का जो विभाजन होता है वो ईस्ट में और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। ये प्रक्रिया में क्या होता है कि कोशिका में जो बाह, जैसे मान लो कि मान लो ये कोई कोशिका है, तो उसमें क्या होगा कि इसके बाह में बाह वृद्धि होकर के और एक से अधिक रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें मुकुल कहा जाता है। इसमें से मान लो यहाँ से कोई कलिका निकली, यहाँ से भी कोई निकला, तो ये क्या है, ये इसकी बाह वृद्धि हुई, मतलब बाहर की ओर वृद्धि हुई, और बाहर की वृद्धि हुई तो इस वृद्धि को इसको कहेंगे हम मुकुल। क्या कहेंगे, मुकुल, और इसको हम मुकुल कहेंगे। और यही मुकुल बाद में क्या होगा, ये कलिका जो होगी, ये कलिका इसमें से टूट जाएगी और ये टूट करके नई कलिका का जन्म बना करेगी, और इससे क्या होगा, इससे नए जीव का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। जैसे कि ये किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, मुकुलन में क्या होगा, इस प्रकार का विभाजन जो होगा ईस्ट और कुछ जीवाणुओं में पाया जाएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि इसमें बाह वृद्धि होगी, शरीर के किसी बाह अंग से एक कलिका निकलेगी जिसको हम कहेंगे मुकुल। ठीक है, और वो मुकुल से वो वृद्धि होते होते वो अपने जनक के शरीर से अलग होकर के उससे नए जीवों क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मुकुलन। ये ईस्टम और हाइड्रा में पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे, देखिए अब आगे कौन सी विधि है, बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होगा, बीजाणु जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो बीजाणुधानी में होता है। किस में होता है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी किसे कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, पुष्पी का हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उसमें हम देखेंगे बीजाणुधानी क्या होती है, बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, उसमें इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि जो बीजाणु जो होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो बीजाणुधानी में होता है। ठीक है, बीजाणुधानी में फिर क्या होता है, जब इनका इसमें ये परिपक्व हो जाते हैं बीजाणु, तो जो बीजाणुधानी जो होती है वो फट जाती है, तो फट करके ये प्रकीर्णन द्वारा हवा में दूर दूर तक ये फैल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और इनसे नए जीवाणुओं क्या हो जाता है, बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि। इस विधि में अनुकूल परिस्थितियों में कम समय में बड़ी संख्या में जीवों का उत्पादन किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। इस विधि के द्वारा क्या किया जाएगा, अनुकूल परिस्थिति जैसे ही मिलेंगी तो इनमें बीजाणु विधि के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में नए जीवों का जन्म किया जा सकता है। एक बार फिर सुन लो, बीजाणु जो होते हैं उनका निर्माण बीजाणुधानी नामक संरचना में होता है। बीजाणुधानी, बीजाणु, इनका हम विस्तार से चर्चा आगे करने वाले हैं। बीजाणुधानी के फटने पर क्या होगा कि जो बीजाणु होंगे वो हवा के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएंगे और इनसे नए जीवों का निर्माण हो जाएगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि। अब देखिए खंडन। खंडन क्या है, जैसा नाम वैसा काम। सूत्र शैवाल जैसे स्पायरोगायरा हो गया और आपका ब्रायोफाइट्स हो गए, ये पादपकाय जो होते हैं वो दो या दो या उससे अधिक खंडों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और अलग हुआ प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, मतलब खंडन मतलब खंडों में टूटना। ये एक से दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और टूट करके नए जीवों को निर्माण करते हैं। देखो ये विधि इम्पोर्टेंट विधि है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार सवाल पूछे गए हैं। और तो देखिए ये क्या है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वह अलैंगिक प्रजनन है जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक भागों द्वारा होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कायिक प्रवर्धन जो होता है, ये तो आपको पता ही है कि अलैंगिक जनन है, क्योंकि हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, जिसमें संतति का निर्माण मतलब संतान का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, पादपों के कायिक भागों से। कैसे होता है, कायिक भागों से। अब बात आती है कायिक भाग। तो कायिक भाग होते हैं पौधे के जड़, तना, पत्ती। तो हम कह सकते हैं कि पौधे के जड़, तना, पत्ती, इन भागों के द्वारा जो जनन होगा, जो जीवों का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएगा,
वो कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। इस और यह अलैंगिक जनन की एक वह विधि है जिसमें एक ही जनक के वर्धी भाग अनुकूल परिस्थितियों में जनक पादप से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। समझ में नहीं आई होगी आपको, अभी मैं समझा देता हूँ। पौधे को कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली संरचनाएं कायिक प्रवर्धन या प्रोपेग्यूल कहलाते हैं। यह क्या है, इसमें क्या होगा, इस अलैंगिक जनन में एक ही जनक जो होगा उसके वर्धी भाग से अनुकूल परिस्थिति जब मिलेंगी, अनुकूल देखो परिस्थिति जब अनुकूल, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं उदाहरण के रूप में आलू ले लेता हूँ। आलू को आपने देखा होगा, आलू क्या है, अब आलू जैसे ही आप आलू को ज़मीन में गाड़ोगे, आप जैसे ही उसे ज़मीन में गाड़ोगे तो क्या करेगा, कुछ दिनों के बाद उसमें से कलिकाएँ निकलेंगी। कलिकाएँ निकलने के बाद प्रत्येक कलिका से एक नए जीव का क्या होगा, जन्म होगा। तो अनुकूल परिस्थिति क्या है, जब तक आप उसे मिट्टी में नहीं रखोगे, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको उसके जैसा तापमान नहीं मिलेगा, तब तक वो उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसे मिट्टी पानी और उसके अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाएंगी, वैसे ही उसमें से अलग अलग क्या हो जाएंगी, कलिकाएँ निकलेंगी और वो नए नए प्रकार के पौधों को जन्म दे देंगे। ठीक है। और पौधे को की जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली संरचनाएं जो होंगी उनको हम कायिक या तो कायिक प्रवर्धक कहेंगे या प्रोपेग्यूल कहेंगे। याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। तो पौधे की जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेंगे, मतलब ये कायिक प्रवर्धन है, ये जो जड़ तना पत्ती के द्वारा जो पौधों का उत्पन्न हो रहा है वो कायिक प्रवर्धन है, और इनके द्वारा जो पौधों में भाग लेने वाली संरचनाएँ होंगी उन्हें कायिक प्रवर्धक या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। इससे आगे अगली वीडियो हम देखेंगे।